अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। गाइस, मैं वीडियो के स्टार्ट में ही आपको इस सीरीज से रिगार्डिंग अच्छे से, पहला दिन है ये तो अच्छे से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तमाम बातें आपको यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। आप लोग आसानी के साथ मेरी इस बातों को कंप्लीटली समझें। आप लोगों के लिए ये जो दरअसल एबीटीए का सीरीज लागू किया गया है, इसमें खास बात क्या है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या है। कई सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस हैं जो कि ऑलरेडी एबीटीए को सॉल्व करवा चुके हैं, तो सर फिर आप क्यों करवा रहे हो इस चीज़ को दोबारा से, एक ही बात को दोबारा से क्यों कर रहे हो। तो मैंने इसका जवाब आप लोगों के लिए तैयार करा है। इसका जवाब को अच्छे से समझने के लिए इस पूरे वीडियोस को कंप्लीटली सुने। आप लोगों के लिए ये जो एबीटीए का सीरीज चलाया जा रहा है गोल्डन हॉराइजन कोचिंग की तरफ से, जहां पर दरअसल आप लोगों के लिए तमाम एबीटीए के टेस्ट पेपर्स जितने भी यहां पे मौजूद हैं, इनके तमाम सेट को, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आपको डिस्कस करा जाएगा। हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करा जाएगा और हर एक सेट को डिस्कस करा जाएगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि इस सीरीज की खास बात ये है कि आपको दरअसल तमाम टॉपिक्स को, जिन भी टॉपिक्स का क्वेश्चंस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, उन्हें बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करा जाएगा। पहले के 2-3 वीडियो हो सकते हैं कि काफ़ी लॉन्ग हो, काफ़ी टाइम लगा हो उसे करने में, क्योंकि एबीटीए के बाकी के जो सेट्स हैं ना, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उसमें क्वेश्चंस लगभग 70% क्वेश्चंस रिपीटेड है, यानी रिपीटेशंस आपको देखने को मिल रही हैं। यानी अगर आप पहले का 2 से 3 सेट पेशेंस रखकर अच्छे से समझ कर लेते हो, तो आपके लिए बाकी का सेट में 70 to 80% क्वेश्चंस कॉमन देखने को मिलेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा भी। सो इस वीडियो में, इस वीडियो सीरीज का खास बात यह है कि यहां पर दरअसल तमाम टॉपिक को, सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस नहीं की जा रही, बिल्कुल नहीं, वो तो हर लोग कर चुके हैं। आप लोगों को इस वीडियो सीरीज की मदद से, माध्यम से, आपको हर एक टॉपिक, जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगे, उनके पूरे बैकग्राउंड और सिनेरियो को समझाया जाएगा, इस तरीके से कि महज आप इस वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको ये दिए गए आंसर्स याद भी नहीं है, तो आसानी के साथ अब आपने जनरल इंफॉर्मेशन की मदद से क्वेश्चंस को डिटेल में लिख पाओ, डिस्कस कर पाओ और आंसर्स को प्रेजेंट कर पाओ। सो इस वीडियो का बहुत फायदा होने वाला है। आज ही आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करा जाएगा, इसका सेशन 1, जहां पर हम लोगों ने दरअसल सेट 1 को सॉल्व करा गया है। जाहिर है कि टाइम काफी लग गया होगा, लेकिन टाइम लगने के बावजूद भी अगर आप में से, मैं गारंटी देकर इस बात को कह सकता हूं कि अगर किसी बच्चे ने कंप्लीट देखा, सोचा, उसे अच्छे से समझ लिया, तो 99% क्वेश्चन बच्चे ऐसे होंगे जो उनके आंसर्स को बिना लर्न किए हुए, बिना याद किए हुए उसके आंसर्स को आप दे पाओगे महज अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। तो ये एक खास फीचर है इसका। नंबर 2 फीचर यहां पर ये है कि आपको यहां पे जो आंसर्स दी जाएंगी वो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर होंगी, और सिर्फ यही नहीं कि बस आंसर लिख दिया गया है, वो आंसर्स कैसे जामे, कैसे क्वालिटी कंटेंट वाले आंसर्स आपको अपने एग्जाम में लिखना है, उसे भी दरअसल आपको यहां पे पेश किया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप पहला एग्जाम्पल दरअसल देख पाओगे कि किस तरीके से ये बिगिनिंग को मैंने हाईलाइट करा है, और बिगिनिंग को मेंशन करने के साथ साथ मैंने ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया को डाला है, और इसके साथ साथ फिर मैंने अलग से इसका इंडिपेंडेंट वर्ल्ड वॉर वन के बाद दरअसल किस तरीके से एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट इसका स्टार्टिंग हुआ था, उसको अलग से डिस्कस करा गया है। आपको वीडियोस जब दी जाएंगी तो वहां पे आपको तमाम बातें अच्छे से क्लियर समझ में भी आ जाएंगी कि क्या डिफरेंसेस है इस वीडियो सीरीज में और बाकी पहले जो लोग ये काम को कर चुके हैं। इसलिए मैं तमाम चीजों को दोबारा से अपने चैनल पे कर रहा हूं। वक्त की कमी होने के बावजूद भी मैंने अपने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि मैं अपने एग्जाम के प्रोसीजर से गुजर रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन बहुत लेट नहीं हुआ है। अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो तमाम टॉपिक्स को, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो सीरीज को अच्छे से फॉलो करना है और कंप्लीटली समझना है। तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस वे में आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, और इसके अलावा आपको कहीं कुछ देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो आपका काउंसिल, ये जो आपका पेपर है एबीटीए, जिसे हम लोग ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन कहते हैं, काउंसिल के जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं उन लोगों ने मिलकर बेसिकली दरअसल इस एबीटीए को लिखा है। तो जाहिर सी बात है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बातें क्लियरली और अच्छे से समझ आ गई हैं
आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और तमाम लोगों को दरअसल इस बातों को पहुंचाना है ताकि हर बच्चों का फ़ायदा हो पाए, बच्चों बातों को अच्छे तरीके से समझ पाए, इस तरीके से कि आप इजीली बिना लर्न किए आंसर्स को एग्जाम में लिख पाओ। नंबर 2, यहाँ पर तमाम फैक्चुअल डेटाज और बेस्ट आंसर्स को प्रोवाइड की जाएंगी, टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड होंगी। और इसके साथ साथ दरअसल उर्दू वर्जन में भी आपको ये आंसर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे समझ आ गई होंगी। पेशेंस रखना है, पहले के 2-3 वीडियो में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियोस थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि मुझे तमाम टॉपिक्स को अच्छे से क्लियरली आपको समझाना है। अगर आप एक बार बस मेरे पर यकीन कर लो, अगर आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप बिना लर्न किए आंसर्स को लिख पाओगे, महज बना करके इस कंसेप्ट के बेसिस पर। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल ज़ोर शोर के साथ अपने एग्ज़ाम HS 2026 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि आज आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि आपके एग्ज़ाम HS में अपेयर करने के लिए महज 7 से 8 दिन का टाइम आपके पास बचा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीटली प्रिपेयर कर चुके होंगे। मैं इस बात को जानता हूँ, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए वीडियोज़ को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात का डिस्क्लेमर आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया था, क्योंकि मैं भी खुद अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम के प्रोसेस से गुजर रहा था, इसलिए मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पा रही थी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस को बनाऊं। ये जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, पहला आपको सेट 1 यहां पर लिखा गया है और इस सेट 1 का जो पेज नंबर है उसे भी मेंशन किया गया है ताकि आपको इसके ऑथेंटिकेशंस के रिगार्डिंग जरा भी सवाल ना हो। सो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मोटे मोटे बातों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही आसान और सहल भाषा में आंसर्स को प्रेजेंट करा जाएगा। वो प्रेजेंटेशन होगा आंसर्स का जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जिसे पढ़कर आसानी के साथ आप समझोगे। यहां पर इस वीडियो में सिर्फ आपको आंसर्स ही प्रेजेंट नहीं करा जाएगा, इस वीडियो में दरअसल हर आंसर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव और एस्पेक्ट्स को भी आपको समझाने की कोशिश की जाएंगी, जिसके जरिए आप लोग दरअसल उस पूरे टॉपिक के एस्पेक्ट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीटली समझ पाओ और अपने एग्जाम में जाकर अगर उस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनको इजीली और आसानी के साथ आंसर्स कर पाओ। सो आप में से जिन भी बच्चों ने इस वीडियो को क्लिक करा है, वीडियोस को कंप्लीट देखना है, इसलिए क्योंकि यहां पर सिर्फ ABTA का सॉल्यूशन नहीं बल्कि दरअसल हर एक टॉपिक के डीपली एनालिसिस के साथ तमाम कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। आंसर्स को मैंने अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर कर अच्छे से रखा है ताकि आप आसानी के साथ समझ पाओ। आप लोगों को दरअसल इस वीडियोस के बीच बीच में ये भी समझाया जाएगा कि किस तरीके से इससे इस टॉपिक से रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में कैसे कर कर टैकल करना है, क्योंकि आप भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हो कि काउंसिल ने दरअसल वर्ड लिमिट को रखा है और कोशिश किया जाएगा कि वर्ड लिमिट से बाहर एक कोई भी स्टूडेंट्स ना लिखे। अगर कोई बच्चे वर्ड लिमिट्स के बाहर जाते हैं तो इसके लिए मसला हो सकता है। सो आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद आपको एक एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप यहां पर देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन आपका ये जो सेट है ये दरअसल सेट नंबर आपका 1 है, जिसे पेज नंबर दरअसल AC1 में रखा गया था वो ABTA के सेट पेपर में। सो पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है आपका यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वाले वीडियोस में दरअसल हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसे दरअसल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा जाएगा। हम लोग पहले एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में तमाम काउंसिल ABTA के जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तमाम सेट्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम लोग मूव करेंगे दरअसल अपने नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सो अगर आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को चाहते हो, इसी तरीके से सॉल्यूशंस चाहते हो, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर से करना और लाइक और कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों के लिए इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा जा सके। सो हम लोग आते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चंस जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है वो क्वेश्चंस बेसिकली यहां पर है आपका, विच इवेंट इज नोन एज या विच इवेंट इज मार्क एज अ बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस। कौन सा ऐसा इवेंट है आपके चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस में जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का आंसर देखो कैसे आपको टू द पॉइंट आंसर लिख कर जाना है। यहां पर मैंने
मैंने आंसर्स को जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा करा है ताकि आप कुछ पॉइंट्स को अगर एग्जाम में भूल जाते हो तो दरअसल आसानी के साथ आप इन मटेरियल की मदद से आसानी के साथ अपने एग्जाम में आंसर्स को कर पाओ। सो पूरे आंसर्स को नहीं लिखना है, आपको टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट आंसर्स को ही लिखना है। यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस इज मार्क्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया इन 1648। आप लोगों को पता होगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया दरअसल एक ऐसा ट्रीटी था जिसने दरअसल यूरोप के अंदर 30 इयर्स ऑफ वॉर को एंड करने में अहम रोल अदा किया था। और ना सिर्फ ये बल्कि इस 30 ईयर ऑफ वॉर जो कि खासकर यूरोप के रीजन में चल रहा था और खासकर जर्मनी में चल रहा था, इस 30 ईयर ऑफ वॉर को एंड करने के साथ साथ इसने न्यू सॉवरेन स्टेट के कंसेप्ट को जन्म दिया था। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ट्रीटी ऑफ एंडेड द 30 इयर्स ऑफ द वॉर इन द यूरोप and introduce the concept of the sovereign nation state where each state has a right to govern itself without external interference। पहले के टाइम में क्या होता था, यानी कि जब ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया नहीं आया था 1648 से पहले, उस टाइम में हुआ ये करता था कि चर्च जो है वो पूरे यूरोप को डोमिनेट करती थी और दरअसल वहां पे कंसेप्ट था जिसे हम लोग रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म के नाम से जानते हैं। उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दरअसल जो आपके रोमन एम्पायर के जो पोप हुआ करते थे, कैथोलिक चर्च के जो पोप हुआ करते थे, वो पूरे यूरोप को दरअसल गवर्न करते थे, रेगुलेट करते थे पूरे यूरोप के तमाम सिटी स्टेट्स को। लेकिन जब दरअसल ये ट्रीटी आती है तो ये ट्रीटी दरअसल यूरोप दरअसल एक कॉन्टिनेंट है, मेरी बात को ध्यान से आप लोगों को समझना है। यूरोप बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे कंट्रीज यहां पर आपके आते हैं। सो ये जो यूरोप आपका कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर कई सारे कंट्रीज है। पिछले टाइम में हुआ ये करता था ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया से कबल, दरअसल के तमाम जो यूरोप के पोप हुआ करते थे वो तमाम कंट्रीज को खुद हैंडल करते थे। लेकिन इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया ने इस तरीके के कंसेप्ट को एबॉलिश किया, इस तरीके के कंसेप्ट को बंद करा और दरअसल इसने कंसेप्ट दिया कि हर स्टेट को राइट दिया जाना चाहिए कि वो अपने अपने स्टेट को खुद से गवर्न करे, बजाय कि यूरोप का कोई पोप दरअसल इस पूरे स्टेट को गवर्न करे। सो यहां से आप देख पा रहे हो कि कैसे करके इवैल्यूएशन हो रहा है न्यू इंटरनेशनल रिलेशन का। सो इसी तरीके से यहां पर आपका पहला जो इंटरनेशनल रिलेशन का बिगिनिंग हुआ था वो दरअसल हम लोग एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए सो उससे हम लोग ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया को मार्क कर आएंगे, यानी लिख कर आएंगे। सो अब यहां पर ये तो सर स्टार्टिंग हो गया था, बिगिनिंग हो गया था मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन का, लेकिन बाकायदा तौर पर इसे एक सब्जेक्ट की हैसियत दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दी गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि आपका 1919 में एंड हुआ था, 1914 से 1919 में एंड हुआ था। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दरअसल इस इंटरनेशनल रिलेशंस को एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन का सब्जेक्ट का दर्जा दिया गया था। ये बातों को आपको अच्छे से समझ लेना है। बिगिनिंग एक अलग टॉपिक है और दरअसल इसका एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के तौर पे उभरना एक अलग टॉपिक है। सो दोनों बातों को अच्छे तरीके से अच्छे क्लियर करके आप लोगों को रखना है ताकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आप आंसर्स कर पाओ अपने एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, लेटर द मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप्ड एज अ सब्जेक्ट after the as an independent subject after the first world war in the 1919 when the nation started studying war, पीस, डिप्लोमेसी एंड सिस्टमैटिकली। जब नेशंस ने दरअसल इन तमाम एस्पेक्ट्स को बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में जानने और समझने शुरू कर दी तो इन लोगों ने दरअसल यहां से जन्म दिया, एक बर्थ दिया था इंटरनेशनल रिलेशंस का। यानी अगर साफ भाषा में बताया जाए आपको तो पहली आलमी जंग यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का जो सिचुएशन था वहां पे इंटरनेशनल रिलेशंस का इमर्ज तो हो चुका था, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट यानी एक अलग से सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा जाता था। इसे दूसरे सब्जेक्ट के साथ जैसे इकोनॉमिक्स के साथ, हिस्ट्री के साथ कंबाइन कर कर पढ़ा जाता था। लेकिन पहली आलमी जंग जो कि 1919 में एंड हुई थी, इस आलमी जंग में होने वाले वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शंस को देखते हुए लोग काफी ज्यादा शॉक हुए। लोगों ने इस तरीके से कभी भी अपने लाइफ में डिस्ट्रक्शन नहीं देखा था। सो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे इस वॉर के डिस्ट्रक्शंस को देखते हुए। इस चीज ने लोगों को मोटिवेट करा कि आखिर क्यों इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शंस वर्ल्ड
लेवल पर यानी नेशंस के बीच हुए हैं, इसे जानने और समझने की क्रियोसिटी ने दरअसल लोगों के अंदर एक क्रियोसिटी पैदा करा कि हम लोगों को दरअसल पूरे इंटरनेशनल सिस्टम को दरअसल अच्छे तरीके से समझना होगा। और इसी ने दरअसल बर्थ दिया, इसी ने दरअसल जन्म दिया एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। सो आप लोगों ने देख पाया कि पहले ही क्वेश्चंस की मदद से कितने डिटेल में आपको टॉपिक्स को समझाई गई हैं। सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चंस के तमाम एस्पेक्ट्स को कवर अप किया जा रहा है ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस बने आप आसानी के साथ उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाओ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, लेकिन ये आप लोगों के भलाई के लिए है और ये आप लोगों को अच्छे से कंटेंट डिलीवर करने के लिए ही काफी टाइम और एनर्जी लगाकर प्रिपेयर किया जा रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दरअसल वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे और कंप्लीटली समझेंगे। अब आप लोगों के पास टाइम एग्जाम में अपेयर होने के लिए बहुत कम है और आप लोग अब ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ सकते। सो आपको श्योर शॉर्ट जो मटेरियल यहां से प्रोवाइड की जा रही हैं, आप लोगों को इन्हीं मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप में से किन्हीं बच्चों ने दरअसल इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो वो ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर तमाम अपडेट्स आपको एज अर्लीस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे, यहां पर दरअसल उन्हीं क्वेश्चंस के जो कि मैंने आपको समझाया है आंसर, उन्हीं का दरअसल उर्दू में भी दरअसल आंसर्स को लिखा गया है ताकि कुछ बच्चे जिन्हें उर्दू में आंसर लिखना है वो दरअसल यहां से आसानी से समझ सकते हैं। सेम ही बातों को यहां पर लिखा गया है, बस उर्दू में यहां पर लिखा गया है ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। अगर आप अच्छे से इसको देखकर चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1 के और में क्वेश्चन से आपका राइट व्हाट द मार्क्सिस्ट व्यू। मार्क्सिस्ट व्यू क्या है रिगार्डिंग द स्टेट्स, स्टेट्स के रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स और इसके बाकी चाहने वाले ने जिन्हें हम लोग मार्क्सिस्ट कह रहे हैं, इन लोगों ने क्या व्यू दिया है स्टेट के रिगार्डिंग। आंसर्स देखिए देख पाएंगे आप। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द स्टेट इज नॉट अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस, इट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रिच एंड रूलिंग क्लास। कार्ल मार्क्स एंड एंजल्स, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों साथी हैं आपस के, बिलीव दैट व्हेन द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू द क्लासेस द स्टेट इज क्रिएटेड टू मेंटेन द डोमिनेंट ऑफ द रिच क्लासेस। अब मेरी बात को खूब ध्यान से समझिए। कार्ल मार्क्स का एक फलसफा था, कार्ल मार्क्स का एक फिलॉसफी था जिसे हम लोग मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं। उसी में दरअसल कार्ल मार्क्स ने दरअसल स्टेट के ऊपर अपना व्यू को पेश करा था। अलग अलग दौर में अलग अलग फिलोसोफर ने, अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से स्टेट के रिगार्डिंग अपने कंसेप्ट को पेश करा है। कार्ल मार्क्स के नजरिए के मुताबिक स्टेट दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल ऑपरेशन का, जहां पर अगर आप लोगों ने ध्यान रखा होगा तो आपको पता होगा, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी दो क्लासेस में बटी हुई थी। एक थी हैव क्लास और एक थी हैव नॉट क्लास, यानी एक रिच क्लासेस थी और एक पुअर क्लास थी। तो ये जो दो सेक्शन में सोसाइटी बटा हुआ था, इस दो सेक्शंस को लेजिटिमाइज करने के लिए, इस दो सेक्शन को जायज बनाने के लिए, अब जाहिर सी बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब जाहिर सी बात है कि अगर एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी में अगर एक रिच क्लास है और एक पुअर क्लास है, यानी पुअर क्लास दरअसल रिच क्लास के गुलाम स्लेव्स हुआ करते थे। अब जाहिर सी बात है ये स्लेव्स के दिमाग में कभी ना कभी तो ये बात आ सकती है ना कि दरअसल ये रिच क्लास भी हमारे ही जैसे इंसान है और ये हमें रूल क्यों कर रहे हैं। और इस तरीके से ये रिच क्लास दरअसल इसके ऊपर, यानी ये जो आपको वीक क्लासेस दिख रहे हैं सोसाइटी के, पुअर क्लास, ये दरअसल इस रिच क्लास के खिलाफ रिवॉल्ट यानी बगावत बर्पा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रिच क्लास के खिलाफ आपको इस बात का एहसास हुआ कि यहां पे जो चीजें बताई गई हैं कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स ने इस बात को बताया था कि दरअसल स्टेट क्या है, स्टेट एक टूल ऑफ ऑपरेशन है। व्हाट डू मीन बाय द टूल ऑफ ऑपरेशन? टूल ऑफ ऑपरेशन और कंट्रोल का मतलब होता है, टूल ऑफ ऑपरेशन बोल लो या टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बोल लो। यानी समाज जो रिच और पुअर क्लासेस में बटी हुई है, ये रिच लोगों के प्रॉपर्टी कौन है? ये रिच लोगों के बेसिकली जो प्रॉपर्टी है वो है ये पुअर लोग। तो कहीं पुअर लोगों को इस बात का एहसास ना हो जाए कि रिच लोग यार मेरे ही जैसे लोग हैं और मेरे ऊपर दरअसल ये जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, तो इस बात का स्टेट को एहसास ना हो, यानी पुअर लोगों को एहसास ना हो, इस तरीके के जुल्म को लेजिटिमेट कर देने के लिए, कानूनतन जायज कर देने के लिए, ताकि ये लोग इस रिवॉल्ट के बारे, हमारे खिलाफ बगावत करने के बारे सोचे भी ना, इसी मकसद के लिए दरअसल रिच लोगों ने यानी हाफ क्लास ने दरअसल स्टेट को प्रोड्यूस करा था, जन्म दिया था। इस तरीके से
ये जो स्टेट है आपका, बेसिकली ये स्टेट दरअसल ये रिच क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक इंस्टीट्यूशन है, या ये कह लिया जाए कि रिच क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक इंस्टीट्यूशन है, या इस गरीब लोगों को यानी कि ये जो हैव नॉट क्लास है इनको एक्सप्लॉइट करने का एक टूल है, एक ऐसा टूल जो कि लॉफुली जायज़ है, कानूनतन जायज़ है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने दरअसल अपने इस कंसेप्ट को दिया था। सो आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि कंसेप्ट कितने आसानी के साथ आपको पेश किया जा रहा है। आपको डेफिनेशन याद नहीं भी अगर होती हैं तो भी आप आसानी के साथ इस समझ के बेसिस पर अपने आंसर्स को आसानी के साथ आराम से लिख पाओगे। सो यहां पर कार्ल मार्क्स ने दरअसल स्टेट की रिगार्डिंग अपना यही व्यू को यहां पर ये पेश करा था। उम्मीद करते हैं कि आपको कार्ल मार्क्स का ये कंसेप्ट यहां पे आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चीजों को दरअसल उर्दू में लिखा गया है ताकि आप आसानी के साथ, मैं उर्दू में इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं, कुछ बच्चों को इससे प्रॉब्लम ना हो, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि उर्दू में सेम ही बात लिखी गई है, बस आपको इंग्लिश में आसानी के साथ बातें समझ में आ जाएंगी। उर्दू में जो अल्फाज होते हैं वो दरअसल आप अपने लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और मैं प्रीफर करूंगा आप लोगों को कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का ही इस्तेमाल करें, खासकर शॉर्ट आंसर्स को लिखने में। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको आपके स्क्रीन के पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है सार्क के रिगार्डिंग। सार्क क्या है बच्चों, आप लोगों को बताना है, और ये कब फाउंड हुआ था और किसने इसके आइडिया को फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करा था। पहला स्क्रीन के ऊपर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको बता रहा है व्हाट वाज द एम्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द सार्क। सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एस्टैब्लिश करा गया था 1985 में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट जियाउर रहमान के द्वारा यह आइडिया को प्रमोट करा गया था। इस आइडिया के तहत दरअसल एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया था तमाम साउथ एशियन कंट्रीज को मिलाकर के। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो दरअसल साउथ एशियन कंट्रीज के इकोनॉमिक ग्रोथ को और डेवलपमेंट को इंश्योर करना और कॉपरेशंस को बनाना, और दूसरा इनके बीच सोशल, कल्चरल और रीजनल हार्मोनी को स्ट्रेंथन करना ही दरअसल इनका असल मकसद था। जाहिर है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो रीजन्स में दरअसल इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल डेवलपमेंट को इंश्योर करना इसका असल मकसद होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका आता है वो इसी का आंसर आपको उर्दू में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है इसी के और में, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन डील इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो एक ग्रीन डील एग्रीमेंट था उससे आप क्या समझते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यूरोपियन यूनियन के द्वारा दरअसल ग्रीन डील एक एग्रीमेंट था जो कि अडॉप्ट करा गया था 2019 में। इस 2019 में अडॉप्ट करने के तहत इस बात को साफ तौर से बताया गया था कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है उनको दरअसल कार्बन न्यूट्रल बनाना है। यानी अगर बात करें पॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से तो जितने भी ये लोग, इन लोगों के कंट्रीज के अंदर पॉल्यूशंस पाए जा रहे हैं उन पॉल्यूशंस को रिड्यूस करना है ज्यादा से ज्यादा। इट्स मेन एम टू मेक द countries Europe was first carbon neutral continent by the 2050 2050 तक इस एम को अचीव करना। इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशंस, प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंश्योरिंग द सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे इसके मकसद थे। यानी ये जो आपका ग्रीन डील लिया गया था, बेसिकली जो आपको बात याद रखनी है, ये 2019 में इसे अडॉप्ट करा गया था और 2050 तक इस पूरे यूरोपियन कंट्रीज को कार्बन न्यूट्रल कंट्रीज बनाना था और पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना इसका असल मकसद था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, राइट द फंक्शंस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब इस बात को पहले अच्छे से आप समझ लें कि यूनियन कैबिनेट होता क्या चीज है। आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल और स्टेट लेवल में दरअसल हमारा दो होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं दरअसल उसे हम लोग यूनियन काउंसिल के नाम से जानते हैं। अब उस यूनियन काउंसिल के अंदर, जिन्हें हम लोग यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, उनके अंदर भी कुछ खास लोगों की मिनिस्टर्स की एक ग्रुप होती हैं जिन्हें दरअसल हम लोग कैबिनेट के नाम से जानते हैं। सो ये कैबिनेट ऐसे लोग होते हैं जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ कुछ खास लोग होते हैं जिनको जोड़ करके दरअसल ये यूनियन कैबिनेट को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेजेंट की बात करें तो नरेंद्र मोदी और इनके कुछ आसपास के करीबी साथी हैं, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हो गए, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हो गई। ये तमाम लोगों को जोड़कर एक बनाया जाता है यूनियन कैबिनेट, जो कि प्राइम मिनिस्टर के खास लोग होते हैं। यही लोग होते हैं जो लोग दरअसल असल डिसीजंस को लेने का काम यहाँ पे करते हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट्स मेन फंक्शंस आर, क्या क्या इनके मेन फंक्शंस हैं, फ्रेमिंग द नेशनल पॉलिसीज एंड लॉ एंड
प्रेजेंटिंग द बिल्स इन द पार्लियामेंट, न्यू पॉलिसीज को बनाना और लॉज को बनाना और न्यू बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना इनका असल मकसद, इनका असल काम फंक्शंस होता है। सुपरवाइजिंग द कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिशियल्स, इनके जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको सुपरवाइज करना इन लोगों का असल मकसद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यही लोग वो लोग होते हैं जो दरअसल असल में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोग दरअसल रियलिटी में एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिसे हम लोग दरअसल यूनियन कैबिनेट के नाम से जानते हैं। इन्हीं को उर्दू में भी लिखा गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज मीन बाय द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। PIL का आप क्या मतलब समझते हो PIL से? तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, PIL का जो बेसिकली आइडिया है ना, ये क्या है पहले आपको समझा देता हूं। PIL का ये आइडिया बेसिकली 1985 में आया गया था। होता क्या था एक्चुअली में, होता ये था कि पुराने टाइम में यानी एंशिएंट टाइम में दरअसल बहुत सारे लोगों के ऊपर, एंशिएंट टाइम से मेरा दिया मॉडर्न टाइम की बात हो रही है, जो यानी 1985 से कबल लोगों के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशंस और जुल्म हुआ करती थी, और उन लोगों को, जिन लोगों को विक्टिम बनाया जाता था, जिन लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की जाती थी, उनमें से अक्सर लोग नॉन एडुकेटेड या इलिटरेट हुआ करते थे। अब ये इलिटरेट लोगों के पास इतनी समझ और इल्म या एजुकेशंस की कमी थी कि ये लोगों को इस बात का इल्म नहीं था, या बोल लिया जाए रिसोर्सेस की कमी थी कि ये लोगों को पता नहीं था कि हमारे पास क्या अधिकार है, क्या क्या राइट्स है, और किस तरीके से ये लोग अपने राइट्स के उल्लंघन होने पर, वायलेट होने पर कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में जब इस तरह का सिचुएशन इंडिया में प्रिवेल कर रहा था, तो यहां पर इस बात को फील करा गया कि क्यों ना दरअसल ऐसे लोग, जिन लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर ये लोग इग्नोरेंट है, अगर ये लोगों के पास इल्म नहीं है, इलिटरेट है, तो क्यों ना इन लोगों के बिहाफ में कोई दूसरे लोग जो इनके खैर ख्वाह हैं, जो समाज के भला चाहने वाले हैं, वो इनके बिहाफ में कोर्ट को अप्रोच करें। इससे पहले जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था, सिर्फ वही लोग ही दरअसल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आपको ये कमेंट करके बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत आप फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करोगे, और कौन से आर्टिकल के तहत आप फंडामेंटल राइट के वायलेट होने पर हाई कोर्ट को अप्रोच करोगे। सभी बच्चे कमेंट में आंसर जरूर करना, जिससे आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और आपके कंसेप्ट के क्लैरिटी में आसानी से आपको टॉपिक समझ आएंगी। तो हम लोग यहाँ पर PIL के कंसेप्ट के आने के बाद यानी 1985 के बाद दरअसल इस आइडिया को प्रमोट करा गया था कि कोई भी एक इंसान, जिस इंसान का दरअसल राइट्स वायलेट होता है, उसके बिहाफ में कोई भी सोसाइटी के एक मेंबर या एक पर्सन दरअसल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इसके बिहाफ में। इससे पहले ये प्रोविजंस इंडिया में नहीं था, लेकिन इस प्रोविजंस को 1985 में लाया गया था दो बड़े जस्टिस के द्वारा, जिनका नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, VR कृष्णा अय्यर और जस्टिस PN भगवती के द्वारा। वहीं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ लीगल एक्शन फाइल्ड फॉर अ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। इट अलाउज एनी इंडिविजुअल, देखो यहां लिखा गया है, इट अलाउज एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस टू अप्रोच द कोर्ट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल जो समाज के खैर ख्वाह है, वो दरअसल उस इग्नोरेंट पीपल के खिलाफ जाकर उस इग्नोरेंट पीपल के लिए जाकर कोर्ट में अपना दायरा दर्ज कर सकते हैं, पिटिशन डाल सकते हैं। इन इंडिया द PIL बिकेम पॉपुलर कब हुआ था? ये इन दो जस्टिस के नाम को आपको आंसर्स में जरूर से मेंशन करना है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद इन्हीं चीज को उर्दू में यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द रीजंस फॉर द नर्मदा बचाओ मूवमेंट? नर्मदा बचाओ मूवमेंट के पीछे का क्या रीजंस था? देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा आंसर, द नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने बुक में से, स्टार्टेड टू अपोज द लार्ज डैम्स प्रोजेक्ट्स ऑन द नर्मदा रिवर। मेन रीजंस क्या क्या थे? रिप्लेसमेंट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल्स फ्रॉम देयर होम्स, लॉस ऑफ लैंड, लाइवहुड एंड ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आपको अगर पता होगा तो नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दरअसल सरकार ने प्लानिंग करा था, और उस डैम के कंस्ट्रक्शंस के लिए दरअसल वहाँ के बहुत सारे लोगों को रिप्लेस करा गया था, हटा दिया गया था, और प्रॉपर रिहैबिलिटेशंस भी प्रोवाइड नहीं करा गया था, जिससे बहुत सारे लोगों के लॉस ऑफ लैंड हो गई थी, ज़मीन चली गई थी, ज़िंदगी का जो एक मयार था जीने का वो ख़त्म हो गया था, इनका जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था वो हैम्पर हुआ था, और साथ साथ ही इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हुआ था। जैसे वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे थे, उनको काटने के लिए भी प्लानिंग करा गया था।
था। फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन और वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जानवर हुआ करते हैं उन लोगों का भी लाइफ खतरे में पड़ गया था। इन्हीं तमाम वजूहात के बेसिस पर कुछ इंडिया के ऐसे एक्टिविस्ट थे जो लोग दरअसल इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उन लोगों ने दरअसल इस नर्मदा के खिलाफ नर्मदा आंदोलन को दरअसल इनिशिएट किया था, जिसे हम लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन या मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसके लीड कर रही थी एक लेडी थी जिनका नाम था मेधा पाटेकर। आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है और अपने आंसर्स में मेंशन जरूर से करना है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। होप उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ द नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। इसी को यहाँ पर उर्दू में भी पेश करा गया है। नेक्स्ट हम लोग उसी के और में देखते हैं, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट भी दरअसल एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट था, जहाँ पर दरअसल बेसिकली औरतों ने इस मूवमेंट को लीड करा था और इसका मकसद भी बेसिकली वही था कि जो पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, किसी भी सरकारी कंस्ट्रक्शंस के लिए, किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ पौधों को जो काटा जा रहा था, उस पेड़ पौधों में लोगों ने जाकर के हक करा था। यानी उस पेड़ पौधों से लोग जाकर चिपक गए थे और उन लोगों ने कहा था कि अगर पेड़ पौधों को काटना है तो हमारी लाशों से गुजरनी होगी। इसीलिए इस मूवमेंट को हम लोग दरअसल चिपको मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेट करा था, उसके पार्टिसिपेशन से हमें क्या सबक मिलता है वुमेन्स के रिगार्डिंग। देखो लिखा हुआ है, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द चिपको मूवमेंट टॉट अस दैट women can take the leading role in the environmental protections, unity and peaceful resistance कैन ब्रिंग द सोशल चेंज, जो कि गांधी जी का भी यहाँ पर आपका आइडिया था। अहिंसा दरअसल हम लोगों को अल्टीमेटली सक्सेस दिलाता है। हम लोग को वायलेंट नहीं होना है, हम लोग को नॉन वायलेंट रहकर अपनी मांग को रखना है और एक ना एक दिन ये हमें जरूर कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, वुमेन्स लीडरशिप्स स्ट्रेंथन द पीपल्स मूवमेंट। ये दरअसल बेसिकली हमें पैगाम देता है ये मूवमेंट, या हमें ये बातें यहाँ पर ये समझ में आती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप दरअसल फील फ्री टू आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर आसानी के साथ प्रोवाइड करा जाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं जानता हूं उस बात को, लेकिन ये चूंकि पहला वीडियो है तो एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा देने की जरूरत हो रही है। बाकी के कुछ वीडियोस में आपको सेम वैसे ही तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आपको इस तरीके के एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन इसलिए देना जरूरी है ताकि आपको तमाम चीजें आसानी के साथ समझ आ जाए और आप अपने एग्जाम में आंसर्स को कर पाओ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जानते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत दरअसल हमारा जो 3 टियर सिस्टम आया था, जिसके तहत दरअसल हम लोगों ने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद देखा था। यानी 3 टियर आपको यहां पर गवर्नमेंटल सिस्टम देखने को मिला था इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तहत। एक था आपका विलेज लेवल पर, एक था आपका ब्लॉक लेवल पर और एक था आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये जो ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पर आप देख रहे हो, इसमें से जो विलेज लेवल पर था उनका नाम ही दरअसल रखा गया था ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल का नाम रखा गया था पंचायत समिति और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि जिला लेवल का नाम रखा गया था जिला परिषद। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की, यानी विलेज लेवल की बात कर रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको बातें यहां से समझ आ रही होंगी। अब हम लोग देखो क्या लिखा गया है, द ग्राम पंचायत इज द बेसिक यूनिट ऑफ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट्स मेन फंक्शंस आर, इनका मेन फंक्शंस क्या क्या है। जाहिर सी बात है कि रूरल एरियाज में जो गवर्नमेंटल एजेंसीज बनाई गई हैं ताकि अच्छे तरीके से इंश्योर किया जा सके सेफ्टी, सिक्योरिटी और वहां के नीड्स के अकॉर्डिंगली, लोगों के नीड्स के अकॉर्डिंगली वहां पर दरअसल सरकारी या गवर्नमेंटल स्टेप्स लिया जा सके। तो क्या लिखा गया है, promoting the rural development like the road, water supply, sanitations and lighting। रूरल एरिया में जितने भी लोग हैं उनकी जो बेसिक नीड है उन्हें पूरा करना इनका असल मकसद था। नेक्स्ट क्या है, implementing the governmental welfare schemes for the villages। गांव में रहने वाले लोगों के लिए जितने भी सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज हैं उन्हें नाफिज करना दरअसल इसका असल मकसद था। यहाँ पे आपको उम्मीद करते हैं कि ये ग्राम पंचायत के बेसिकली मेन फंक्शंस को यहाँ पर समझ आपको आ गई होंगी। अब हम देखो कितने आसानी के साथ आपको चीज़ें लिखी गई हैं, आप आसानी के साथ पढ़ोगे आपको एक बार में ही चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसी के और में देखो आंसर्स लिखा गया। क्वेश्चन है आपका, व्हाट न्यू स्ट्रक्चर हैज़ बीन एडेड टू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आपका हुआ था, 74th एंड 73rd
73rd, इन दोनों के तहत कुछ प्रोविजंस को ऐड करी गई थी। क्या था, देखो लिखा गया है, द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट स्ट्रेंथन द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इससे पहले 73rd के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करा गया था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपका जो अर्बन एरियाज है, जो कि आपका शहरी इलाका है, उनके लोकल सेल्फ को स्ट्रेंथन करा गया था। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया आपका, म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरियाज में हो गया यहाँ पर आपका, ये सारा क्या है, ये सारा दरअसल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स लिया गया था इस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उम्मीद है आपको यहाँ बातें समझ आ गई होंगी। इट गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, किसको सर, पावर, फाइनेंशियल अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल एंड मेट्रोपॉलिटन बॉडीज टू इम्प्रूव द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोलकाता को देखोगे तो कोलकाता में आपको दरअसल KMC, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस दिखाई देंगी। तो क्या ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई गवर्नमेंटल एजेंसी है? इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत एम्पावर करा गया है, जिसके तहत दरअसल इस शहर के तमाम, अब जाहिर सी बात है ना, वेस्ट बंगाल एक बहुत बड़ा स्टेट है और इस पूरे इतने बड़े स्टेट के अंदर हर एक स्टेट के अंदर की हर एक सिटी को कंट्रोल करना, चाहे वो देहाती इलाका हो या आपका शहरी इलाका हो, उन्हें कंट्रोल करना ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए अकेले मुमकिन नहीं होगा। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करा गया है ताकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कंसेप्ट के तहत लोकल गवर्नमेंट ही वहां के लोगों के प्रॉब्लम्स को समझे और वहां के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली दरअसल समाधान यानी कि सॉल्यूशंस को निकाले। इसीलिए दरअसल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। यानी कि इसका मकसद ही था कि ग्रास रूट लेवल तक डिसीजन मेकिंग पावर को यहां पे फैलाना। ये आपका सेट 1 यहां पर कंप्लीट होता है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज के ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, मैं चाह रहा था कि और भी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूं और भी सेट को आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन दूं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए सिर्फ सेट A को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। बाकी के नेक्स्ट क्लासेस में, बाकी के दिनों में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में आप लोगों के लिए कम से कम 4 से 5 सेट को एक साथ सॉल्व कराया जाए। आज मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। ये काफ़ी साउंड आने की वजह कर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है वीडियोस की क्वालिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना। सो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन भी वीडियोस को यहाँ पर देख पा रहे हो, इन वीडियोस को अच्छे तरीके से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर से शेयर करना, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करना। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप दरअसल कमेंट में आस्क कर सकते हो। जिन बच्चों ने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है वो दरअसल व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले 12 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है, उससे कबल ही मैं आप लोगों के लिए तमाम ABTA के पॉलिटिकल साइंस के सॉल्यूशंस को इंशाल्लाह करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो उम्मीद करता हूं यहां तक ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ ले। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंथी हो गया ये, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हो तो इट इज द लास्ट डेस्टिनेशन। एक बार पढ़ोगे भूलोगे नहीं यहां पर ये इंशाल्लाह। ठीक है, यहां तक आपको बातें समझ आ गई हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।